जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हम लोग डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट की मदद लेते हैं। फंक्शन है विच इज़ y और वो फंक्शन है जी 4x², एक इसकी एक्सपोनेंट है और एक इसका कोएफिशिएंट है। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका क्या मतलब है, क्या होगा जनाब y2 डैश, और ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा कि 9 × 2 18 - 2, राइट। 5 था, 1 था, माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आ गया और x⁻²। और अगर इसी का मैं आपसे कहूँ कि मुझे सेकंड प्राइम कैलकुलेट करके दें तो सेकंड प्राइम विल बी इक्वल टू -5 × -2 यानी कि प्लस का 10 x⁻³ क्योंकि x⁻⁻4 और हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है वो हमेशा 0 आता है, राइट। तो इस तरह से ये 5 रूल्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। अप्लाई हो रही हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू -1 × 1, तो इनको अलग अलग भी किया जा सकता है। तो x² और ये कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा जो करेक्ट आंसर या जो फाइनल रिड्यूस्ड आंसर है वो आ जाएगा -1/2 और उसके बाद x और स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को इस चैप्टर में समझना क्यों ज़रूरी है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पैराबोला। अच्छा जी, तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ऑलवेज ए पैराबोला। हमें पता है कि जब ए पॉजिटिव होता है तो सीधा यू बनता है, तो देखें ये सीधा यू शेप है, तो इस शेप तो हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ से, राइट, सो ग्राफिकली slope of the tangent line of that point will be equal to slope at that point। तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप होगी वही उसकी, मैं ये कह सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो इक्वेशन ऑफ स्लोप होता है। अब अगर आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है 3.3 की x = 1 इन ओरिजिनल इक्वेशन, तो आप उसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगा सकते उस ग्राफ को ड्रॉ करने में। सेकेंड इज योर डेरिवेटिव या मार्जिनल फंक्शन मेथड। हम लोग डेरिवेटिव बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उस डेरिवेटिव में x = समथिंग पुट कर लेते हैं। का मिरर इमेज होती है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज द लाइन वेयर, जहाँ पे जो आपकी पैराबोला है, निशानी भी होती है कि लाइन ऑफ सिमेट्री से पहले स्लोप का साइन कुछ और होता है और उसके बाद स्लोप का साइन कुछ और होता है, जिसको हम लोगों ने करना है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ए नेगेटिव होगा तो हमारे पास उल्टी यू शेप बनेगी और जो वर्टेक्स होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है और 2x, x² का डेरिवेटिव होगा 2x विल बी इक्वल टू 4x। सकता हूँ कि दिस इज x² का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अगर गौर से देखा जाए, मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि अगर आप डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई करें एंड देन सिंप्लीफिकेशन करें तो भी वही आंसर आएगा जो सिंप्लीफिकेशन करके फिर डेरिवेटिव लेने से आता है। दैट इज v which is equal to 2x³ 7 × 42x plus 6x² multiply by 3 6, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 and 3 15, 15 है 6 21 प्लस 21x²। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें अगर आप करना चाहते हैं, तो ये है जी 2x² माइनस x² -1। नेचुरल लॉग ऑफ बेस, जो आपकी बेस है यानी कि ये जो कांस्टेंट नंबर है इसका, अब इसकी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। तो वो थे जिनमें बेस जो है एक पूरी की पूरी नंबर है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है 2x² लिख दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू, फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें बेस e के इक्वल होती है, क्योंकि e और एक नंबर बिल्कुल सेम चीज़ होती है। नेचुरल लॉग ऑफ बेस, ठीक है जी, बेस क्या है, ये है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ b, राइट होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये 2x है और ये x² है, तो मैं x² को x × x में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिससे एक x मेरा इससे कट जाएगा। यानी कि हमने पढ़ा था कि log ऑफ m⁻n इज इक्वल टू n log ऑफ m, नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने पावर रूल पढ़ा, जब हमने क्वोशिएंट रूल पढ़ा। तो जनाब ये फंक्शन मेरा सिंप्लीफाई करने से होगा और ये एक पावर फंक्शन है, राइट, x की पावर 2.718 है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये दोनों नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शंस के दरम्यान में हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अभी तक हमने जितने भी पावर्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी पावर्स सिर्फ और सिर्फ x की। तो ये जो पावर फंक्शन होता है ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास बेस में सिर्फ x आ रहा है, तो x + 1 और पावर -7 7x
प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का आंसर चाहते हैं। x पावर -3 में से जब हम x कॉमन लेंगे तो एक x तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे x पावर -4 लिखना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप जब इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई, तो समटाइम्स इट इज आइडियल कि आप सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव ले लें। प्लस x स्क्वायर रूट रेज़ टू पावर 1/2, तो सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस x रेज़ टू पावर -1/2। ये फ्रैक्शन के नीचे था, पावर प्लस थी, 2 तो बच जाएगा 1। हम इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और -1/2। इसका ये मतलब है कि अगर दो पावर्स हैं जो आपस में ऐड या लेस हो रही हैं, पूरा e रेज़ टू पावर x, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है नेचुरल लॉग ऑफ। आंसर आया है दैट इज 2 रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय ex e रेज़ टू पावर 3x प्लस e रेज़ टू, इसे हम TRB कह सकते हैं। फंक्शन को निकालते हैं तो जनाब हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट, राइट, ओके, आगे चलते हैं। टोटल कॉस्ट के फंक्शन को अगर अभी हम गौर से देखें तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। आगे हमें प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए, जहां से आगे हमें नहीं जाना है। हर नया यूनिट आपको फायदा देने की बजाय नुकसान दे रहा है। क्यों? क्योंकि उससे आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। x लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हमें कौन सा परेशान होने की जरूरत है। q हो या x हो, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने होते हैं। तो जनाब ये है 140 प्लस 0.125x प्लस 0.0005x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, x2 नहीं। याद रखना है कि जब आप इस फार्मूला से कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास आता है कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट, प्रॉफिट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे। ये इस वजह से आया कि हमारी जो टोटल कॉस्ट फंक्शन था वो एक लीनियर फंक्शन नहीं था, वो एक कर्व फंक्शन था। और इस तरह से कॉस्ट इंक्रीज होती चली जा रही है। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा मेरे पास जो आंसर आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते जाओगे आप देखोगे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे आएगा जहां पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल 6000 का सिनेरियो जो है, यहाँ पे प्रॉफिट आपका सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके बाद फिर देखें 35 के बाद दोबारा 34,000 का प्रॉफिट आ गया, फिर उसके बाद 31,999 का प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट कम होते होते अगर आप 12,000 यूनिट्स पे बात करें तो प्रॉफिट फिर आपका जीरो, प्रॉफिट जो है वो आपका फिर लॉस में कन्वर्ट हो गया, 0 यूनिट्स के इक्वल आपका प्रॉफिट आ गया, राइट। इसी तरह से जब आप आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे आपका प्रॉफिट नहीं होगा, फिर अब लॉस ही होगा। पॉइंट आसपास एक पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, जिसके बाद प्रॉफिट कम हो जाएगा। कर्व देखें, ये कर्व है, राइट, और ये पहले नीचे को जा रही है। फिर करेंगे 128x यानी कि 128 मल्टीप्लाई बाय 6000 यानी कि आपके पास कितना आ रहा होगा जनाब। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने ये सवाल किया था। तो जनाब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी आ गई है। कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है जनाब? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्रॉफिट या एवरेज कॉस्ट माइनस हो जाएगा -100 ओवर एक्स स्क्वायर। क्या आपका आंसर 0.40 आए। एक्स क्यूब माइनस 0.7 एक्स स्क्वायर सी है, क्योंकि वो कुछ नहीं है तो वो 0 होगा। और आप क्वाड्रेटिक फंक्शन के दोनों आंसर्स निकाल सकते हो, x1 और x2। प्राइस बढ़ा के 50 कर दी जाए तो आप दूसरे आर डिपेंड अपॉन द प्राइस चार्ज। ओके, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन q इज इक्वल टू, स्ट्रेट अवे डिमांड फंक्शन नहीं भी है और हमारे पास क्वांटिटी फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से उसको रीअरेंज करके किया जा सकता है और टोटल रेवेन्यू से हम लोग क्या प्राइस हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी की तरफ लेके जाएंगे। 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करते हुए हम लोगों ने डिमांड फंक्शन निकाल लिया।